नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के मैटर्स के लिए प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन पर स्पष्टीकरण देता हुआ सर्कुलर नंबर 1079/03/2021 CX डेटेड 11 नवंबर 2021 जारी किया है। आज के अंक में हम सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, कस्टम्स और जीएसटी में प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन से रिलेटेड प्रोविजंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में देखते हैं। लिटिगेशन रिड्यूस करने से संबंधित एक इंस्ट्रक्शन 21 दिसंबर 2015 को जारी की गई थी। उसके अंदर सबसे पहले यह प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन का कंसेप्ट डिस्कस किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन विद द प्रिंसिपल कमिश्नर्स एंड कमिश्नर्स इज बीइंग मेड मैंडेटरी प्रायर टू इश्यू ऑफ SCN इन द केस ऑफ डिमांड्स ऑफ ड्यूटी अबाउ ₹50 lakhs एक्सेप्ट फॉर प्रिवेंटिव और ऑफेंस रिलेटेड SCNs। उस समय 50 लाख रुपए से ज्यादा की जो डिमांड होती थी वो एडजुडिकेट करने का पावर कमिश्नर्स या प्रिंसिपल कमिश्नर्स को ही होता था। तो इस हिसाब से जो प्रिवेंटिव और ऑफेंस रिलेटेड केसेस है उनमें प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं थी। उसके अलावा के जो भी केसेस 50 लाख रुपए से ज्यादा की ड्यूटी इन्वॉल्वमेंट होती थी उनमें प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन देना आवश्यक था। उसके बाद 29 सितंबर 2016 को सर्कुलर नंबर 1049 के द्वारा एडजुडिकेशन की मॉनिटरी लिमिट बढ़ा दी गई थी और उसके अंतर्गत 50 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ रुपए तक की ड्यूटी डिमांड हो तो उस केस में एडजुडिकेशन का पावर एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर को दे दिया गया और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्यूटी डिमांड के लिए कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर एडजुडिकेशन कर सकते हैं। 10 मार्च 2017 को मास्टर सर्कुलर ऑन सोकोज नोटिस एडजुडिकेशन वह इश्यू किया गया। उस सर्कुलर का नंबर था 1053। लेकिन इस सर्कुलर में जो एडजुडिकेशन की मॉनेटरी लिमिट बढ़ाई गई थी उसको ध्यान में नहीं लिया गया और प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन के लिए वही पुरानी जो इंस्ट्रक्शन थी उसी को यहां पर दर्शा दिया गया कि प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन बाय द कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर प्रायर टू इश्यू ऑफ सोकोज नोटिस इन केसेस इन्वॉल्विंग डिमांड ऑफ ड्यूटी अबाउ ₹50 लाख। सच में तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर का एडजुडिकेशन की लिमिट 2 करोड़ से ऊपर हो गई थी, लेकिन फिर भी यहां पर ड्यूटी की अमाउंट 50 लाख रुपए ही लिखी हुई थी, एक्सेप्ट फॉर प्रिवेंटिव और ऑफेंस रिलेटेड SCNs। तो यह जो सर्कुलर नंबर 1053 है उसके अंदर भी वही चीज प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन के लिए दर्शाई गई थी और यहां पर भी किन केसेस में प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन नहीं रिक्वायर्ड है वो भी दर्शाया गया था। वो था प्रिवेंटिव और ऑफेंस रिलेटेड केसेस। प्रिवेंटिव और ऑफेंस रिलेटेड केसेस किसे कहेंगे इसका कहीं पर कोई स्पष्टीकरण था नहीं, इसलिए जनरली ऐसा माना जाता था कि जहां पर प्रिवेंटिव विंग ने या एंटी इवेजन विंग ने कोई केस किया है तो उस केसेस के अंदर प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं है, जबकि डिपार्टमेंट के अन्य सेक्शंस ने, रेंज ऑफिस ने, डिवीजन ऑफिस ने यदि कोई सोकोज नोटिस प्रपोज की है, इश्यू की है, उस केस के अंदर प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन आवश्यक था। उसके बाद में सर्कुलर नंबर 1076/2/2020 सेंट्रल एक्साइज डेटेड 19 नवंबर 2020 से यह क्लैरिफाई कर दिया गया कि यह जो मॉनिटरी लिमिट चेंज हुई है एडजुडिकेशन में उसके कारण से प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन विद SSC प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ SCN इन केस ऑफ डिमांड्स ऑफ ड्यूटी इज अबाउ ₹50 लाख एक्सेप्ट फॉर प्रिवेंटिव or offense related SCNs is mandatory and shall be done by the SOCOS notice issuing authority। अर्थात जो प्रिवेंटिव और ऑफेंस रिलेटेड SCNs हैं उनको छोड़कर बाकी के केसेस में जहां पर ड्यूटी डिमांड की अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा है वहां पर प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेगी। अर्थात 50 लाख से
2 करोड़ रुपए तक की अमाउंट के लिए जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर करेंगे और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमाउंट के लिए कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर करेंगे। लेकिन यहां पर भी जो प्रिवेंटिव और ऑफेंस रिलेटेड एससीएंस हैं उनके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था, जो अब नए सर्कुलर से दिया गया है। अब यह जो सर्कुलर नंबर 1079/03/2021 CX डेटेड 11 नवंबर 2021 जारी किया है, इसके अंदर 21 दिसंबर 2015 की इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर नंबर 1053/2/2017 CX डेटेड 10 मार्च 2017 और दूसरा सर्कुलर 1076/2/2020 CX डेटेड 19 नवंबर 2020 उनका रेफरेंस दिया है। अब यहां पर DGGI है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, उनकी तरफ से एक रेफरेंस गया था कि जब प्रिवेंटिव और ऑफेंस रिलेटेड केसेस को प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन में से एक्सक्लूड किया गया है, तो क्या सभी सोकोज नोटिस DGGI के द्वारा जो इश्यू की जाती है उसको यहां पर एक्सक्लूजन मिलेगा? तो इसका यहां पर यह स्पष्टीकरण दिया गया है, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एक्सक्लूजन फ्रॉम प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन इज केस स्पेसिफिक एंड नॉट फॉर्मेशन स्पेसिफिक। अर्थात पूरे DGGI के केसेस को एक्सक्लूजन नहीं है, लेकिन हर केस में इनको देखना पड़ेगा कि क्या यह प्रिवेंटिव से रिलेटेड केसेस हैं या नहीं है। यहां पर जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि सेंट्रल एक्साइज के केसेस और सर्विस टैक्स के केसेस में जो भी सोकोज नोटिस फ्रॉड, कॉल्यूजन, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट और कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और चैप्टर 5 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 और द रूल्स मेड देयर अंडर विद द इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस, इनके अंतर्गत दी गई हो तो उन केसेस के अंदर प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं है। अर्थात शॉर्ट में हम कहें तो जहां पर एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक किया गया है 5 साल का, वहां पर प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो यह जो प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन का दायरा था उसको काफी सीमित कर दिया गया है यह स्पष्टीकरण जारी करके। इस प्रकार से हम देखें तो सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के केसेस के अंदर जहां पर अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा इन्वॉल्व हो, उन्हीं केसेस के अंदर प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन देना है, और उनमें भी जो केसेस नॉर्मल पीरियड में इन्वॉल्व होते हों, जहां पर सप्रेशन ऑफ फैक्ट, फ्रॉड इत्यादि के एलिगेशन नहीं हो, उन्हीं केस के अंदर प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन देना होगा। नेक्स्ट, कस्टम्स में हम इसके बारे में प्रोविजन देखें तो वो इस प्रकार हैं। यहां पर सेक्शन 28 के सब सेक्शन 1 में नॉर्मल पीरियड के सोकोज इश्यू होती है, अर्थात जहां पर कॉल्यूजन, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट इत्यादि इन्वॉल्व नहीं है। इस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वह सोकोज नोटिस इश्यू करने से पहले प्री नोटिस कंसल्टेशन एसएससी के साथ करना आवश्यक है। इसके बारे में अलग से रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी मिनिमम अमाउंट यहां पर प्रिस्क्राइब नहीं की है। इस प्रकार से कस्टम्स के अंदर प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन के बारे में देखें तो अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं है। कोई भी अमाउंट हो, हर केस के अंदर प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन करना है जो नॉर्मल पीरियड की सोकोज नोटिस हो। जो एक्सटेंडेड पीरियड की सोकोज नोटिस है, जहां पर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रॉड इत्यादि एलेज किए गए हैं, उन केसेस में प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में देखें तो इसके लिए प्रावधान रूल 142 ऑफ CGST रूल्स के अंदर ही किए गए हैं। यहां पर सब रूल 1A दर्शाया गया है जो इंसर्ट किया गया था 2019 में। इसमें पहले द प्रॉपर ऑफिसर शैल वर्ड लिखा था कि प्री सोकोज नोटिस कंसल्टेशन करना ही करना है। द प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस टू द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 73 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 74 as the case may be, shall communicate the details of any tax, interest and penalty as ascertained by the said officer in part A of form GST DRC 01A।
तो सेक्शन 73 है वो नॉर्मल पीरियड की शो कॉज नोटिस के लिए है, और 74 सेक्शन वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए है। दोनों ही केस में यहां पर प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन के रूप में ही ये फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01A का पार्ट ए एसएससी को कम्युनिकेट करना है। बाद में ये जो शैल वर्ड है वो हटा के उसकी जगह पर मे वर्ड लिख दिया था, और यहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई अमाउंट, मिनिमम अमाउंट नहीं दर्शाई हुई है। तो इसका अर्थ यह है कि हर केस के अंदर प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन करना ही है। इस प्रकार से जीएसटी के केसेस में हर केसेस में चाहे अमाउंट उसमें कितनी भी इन्वॉल्व हो, और चाहे वह नॉर्मल पीरियड की शो कॉज नोटिस हो या एक्सटेंडेड पीरियड की शो कॉज नोटिस हो, अर्थात हर प्रकार के केस में शो कॉज नोटिस इश्यू करने से पहले प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन के रूप में फॉर्म डीआरसी 01A उसका पार्ट ए इश्यू करना आवश्यक है। सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रकार हैं, और सीबीआईसी ही इन्हें एडमिनिस्टर करता है। फिर भी अमाउंट के अंदर सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट प्रिस्क्राइब की है। 50 लाख से ऊपर के केसेस के अंदर ही प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन देना है, जबकि कस्टम्स और जीएसटी में विदाउट एनी लिमिट कोई भी अमाउंट का शो कॉज नोटिस हो उसके अंदर प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन देना है। वहीं दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ केसेस देखें तो सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और कस्टम्स के अंदर जो नॉर्मल पीरियड के शो कॉज नोटिस हैं, जहां पर सपरेशन ऑफ फैक्ट, फ्रॉड इत्यादि का एलिगेशन नहीं है, उन्हीं केस के अंदर प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन करना है। जबकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में नॉर्मल पीरियड के केसेस में भी और एक्सटेंडेड पीरियड वाले केसेस में भी, अर्थात जहां पर सपरेशन ऑफ फैक्ट इत्यादि का एलिगेशन किया है वहां पर भी और नहीं किया है वहां पर भी, हर प्रकार के केसेस के अंदर प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन करना है। तो ये अलग अलग लॉ के लिए थोड़ा बहुत फर्क प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन के लिए भी है, वो आपके सामने ये टेबल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।